दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है टेस्ट सीरीज नंबर 120 जो कि कोटा डिवीज़न के जो क्वेश्चन एग्जाम हुए थे उसी के क्वेश्चन से टेस्ट लिया गया था। ये कोटा डिवीज़न का क्वेश्चन है। इसका एग्ज़ाम डेट 16 अक्टूबर को और इसी क्वेश्चन से टेस्ट लिया गया था 5 नवंबर को। टोटल इस क्वेश्चन में 162 क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसमें 22 क्वेश्चन चेंज भी किए गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये कुल मिलाकर टोटल 184 इसमें क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ लोगों को कैरेज का नहीं पढ़ना है, कुछ लोगों को वैगन से रिलेटेड नहीं पढ़ना है और कुछ लोगों को दोनों पढ़ना है, तो डिवाइड करके ऐसा दिया जाता था। हालांकि अब जो टेस्ट हो रहे हैं 124 नंबर के बाद से वो टोटल सिंगल टेस्ट हो रहे हैं। हर डिवीज़न के लिए अलग अलग ग्रुप में क्वेश्चन लिया जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और जो कोटा डिवीज़न है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कोटा जो डिवीज़न है ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर है। और इसके जो कोटा डिवीज़न के डीआरएम कौन है, ये पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि कोटा डिवीज़न जो है उसके डीआरएम कौन है। तो उसके जो डीआरएम है कोटा डिवीज़न के वो है मनीष तिवारी। ठीक है, मनीष तिवारी। हालांकि इस क्वेश्चन से आपको ये सीख मिलता है कि आप जिस डिवीज़न में भी हैं तो आपका डीआरएम कौन है वो आपको याद रखना है, जीएम कौन है वो आपको याद रखना है। अब वेस्ट सेंट्रल रेलवे है उसका जीएम अभी है शोभना बंदोपाध्याय। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये कोटा डिवीज़न के अंतर्गत आयोजित किया गया था और इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे हमारे कई कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे। उनमें से सभी जो है उनमें से एक फर्स्ट रैंक भी आए हैं। और जो फर्स्ट रैंक आए हैं इसी को संजोग की बात यह है कि इसी क्वेश्चन के एग्ज़ाम से इसी डिवीज़न में फर्स्ट रैंक आए थे और उनका नाम है, हम आपको दिखाएंगे। और उनका नाम है दामोदर सिंह गुर्जर, जो कि यहाँ से जुड़े हुए थे और यहाँ से इनका रोल नंबर था 322। ठीक है, इन्होंने मैसेज भी किया है जो आप देख सकते हैं। पहले तो उन्होंने रिजल्ट भेज दिया है, फिर बोला है कि आपके आशीर्वाद से, मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, आप मेहनत करते हैं और यहाँ बिल्कुल सटीक मटेरियल दिया जाता है जिसके वजह से रिजल्ट होता है। और सिर्फ यही नहीं, ठीक है, यही नहीं, बहुत सारे डिविजन्स में फर्स्ट रैंक आए हैं और आते रहे हैं। अम्बाला डिवीज़न में ये जब एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ भी फर्स्ट रैंक आया हमारा विद्यार्थी जिनका जय कुमार नाम था। ठीक है, दाहोद वर्कशॉप में जब एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ भी फर्स्ट रैंक आया आरोद राय, लोकेश कुमार सेकंड स्थान था, दोनों लोग पास हुए। मुंबई डिवीज़न में मनीष वाई कुमार को तो आपने चिन्ह पहचान ही लिया होगा, उनका फ़ोटो भी हमने डाला था जब वीडियो बनाया था मुंबई डिवीज़न का, तो उन्होंने भी फर्स्ट रैंक लाया। मुरादाबाद से राजीव कुमार हैं, मुरादाबाद से राजीव कुमार। ठीक है, इनके कैटेगरी में सीट नहीं था तो इन्होंने अपने कैटेगरी एससी से पार होकर यूआर कैटेगरी में जगह बनाया था, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, ये जो धनबाद डिवीज़न है वहाँ से फर्स्ट रैंक लायक थे राजेंद्र कुमार हंसदा, सेकंड रैंक सुधीर कुमार, रोहित कुमार ओझा एवं कई लोग पास हुए थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। रतलाम से आपने प्रियंका पीटर को आपको याद होगा, उनका भी हमने वीडियो में बताया था, ये फर्स्ट रैंक लाए थे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं फर्स्ट रैंक लाए हैं और भी कई हैं। जैसे ईस्ट कोस्ट रेलवे अगर एग्ज़ाम हुआ था वहाँ खुर्दा रोज डिवीज़न में वहाँ सीमंता कुमार मोहंती, ठीक है, सुधीर कुमार बेउरा, इस तरह से बहुत लोगों ने यहाँ से सफलता प्राप्त की है। और उन सब के लिए आप कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर लिखिएगा। खासकर जो दामोदर सिंह गुर्जर हैं जो अभी अभी पास हुए हैं उनको भी बधाई ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पेरियार टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट। इस क्वेश्चन में कुछ मैथ्स भी आपको मिलेंगे, जनरल नॉलेज भी मिलेंगे, रेल से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी मिक्स क्वेश्चन है। लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा गया है हमें उसका वीडियोस बनाना है और आपको दिखाना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पेरियार बांध कहाँ है। पेरियार जो बांध है वो कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि ये केरला में है, केरला में। ठीक है, ये सी है, 2 का हो जाएगा सी। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है एवरेजिंग पीरियड ऑफ पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग अवर टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूस स्टाफ। ये HOER का क्वेश्चन है। HOER क्वेश्चन में निरंतर कर्मचारी जो है यानी कि कंटिन्यूस वर्कर है, ओवर टाइम की गणना औसत कैसे निकाला जाता है, तो होता है बाई वीकली। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, HOER के तहत जो कर्मचारियों का वर्गीकरण है वो 4 ग्रुप में किया जाता है। पहला जो होता है वो इंटेंसिव, फिर होता है कंटिन्यूस, फिर एक्सक्लूडेड और एक होता है इसेंशियल इंटरमिटेंट। ठीक है,
ये 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा वर्कर किस श्रेणी किस कैटेगरी में आते हैं, कौन सा एक्सक्लूडेड में आते हैं, कौन सा एसेंशियल इंटरमीडिएट में आते हैं, कौन सा जो है कंटिन्यूअस में आते हैं, ये सब आपको पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इंटेंसिव कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जैसे केबिन मैन है, टेलीफोन ऑपरेटर है, सिग्नलर्स जो सिग्नल्स का से रिलेटेड काम करते हैं, या सेक्शन कंट्रोलर हैं, या वायरलेस ऑपरेटर हैं, ये सब इंटेंसिव के अंतर्गत आते हैं, जिसको गहन कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद ईआई होता है इसेंशियल इंटरमीडिएट, ठीक है। इसमें स्वीपर्स जो झाड़ू का काम करते हैं, रेस्ट हाउस में जो केयर टेकर्स हैं वो आते हैं ईआई इसेंशियल इंटरमीडिएट के अंतर्गत। सैलून अटेंडेंट्स जो बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं उनके लिए सैलून का व्यवस्था किया जाता है जाने आने के लिए, जीएम लेवल का जो होते हैं। या सी क्लास का अगर गेटमैन है तो वो इसेंशियल इंटरमीडिएट के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह कंटिन्यूअस में आएंगे, गार्ड्स आ जाएंगे, ड्राइवर्स आ जाएंगे, टीटीई जो होते हैं ट्रेन के अंदर, क्लर्क होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, ये सब आते हैं कंटिन्यूअस में। उसके बाद एक्सक्लूडेड में आरपीएफ आएंगे, ठीक है, मेडिकल स्टाफ आएंगे। ऐसे जो एक्सक्लूडेड कैटेगरी हैं वो ऐसे कैटेगरी को माना जाता है जिसका टाइम का कोई लिमिट नहीं होता है। तो जो उसमें स्वीपर्स जो होते हैं ग्रुप डी का, जो मेडिकल के अंतर्गत काम करते हैं, या गेटमैन होते हैं ग्रुप डी का, केयर टेकर्स है ग्रुप डी का, ये सब आएंगे एक्सक्लूडेड कैटेगरी में, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड इनटू इतना 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 टू लीव रिमाइंडर्स 5, 7, 3 रिस्पेक्टिवली। कहा है कि इन तीनों में से एक ऐसा संख्या से डिवाइड करें कि तीनों में से यदि डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर यानी शेष जो बचे वो 5 हो, 7 हो और 3 हो। यदि पहली संख्या से डिवाइड करें तो 5 बचे, दूसरी से 7 बचे और तीसरी से 3 बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही आएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे ही बड़ी से बड़ी संख्या आ गया तो इसका मतलब होता है HCF, और छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो उसका मतलब होता है LCM, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें से 5 घटाएंगे, ठीक है, और दूसरे वाले में से 7 घटाएंगे और तीसरे वाले में से 3 घटाएंगे, ठीक है। ये घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, इस घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, पहले में से 5 घटाएंगे तो 3320 है, तो इसमें से 5 घटाएंगे तो 3315 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले में से 7 घटाएंगे तो 4087 है। इसमें से अगर 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4080 हो जाएगा, 4080। तीसरा वाला है 4491, इसमें से अगर 3 घटाते हैं तो 4488 हो जाएगा, 4488। अब ये तीनों का HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम जिसको कहा जाता है वो निकालना है। तो क्या करना है, तीनों का गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद जो तीनों में आएगा वही HCF होगा। तो इसको यदि आप तोड़ेंगे तो इसमें से सभी में आपको 3 और 17 ये तीनों में कॉमन मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे। और 3 और 17 को यदि आप गुना करते हैं तो होता है 51। तो 51 वो संख्या है जिसमें इनसे डिवाइड किया जाए तो 5, 7 और 3 शेष बचेंगे, तो 4 का हो जाएगा D। 4 का क्या होगा, D होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या है, सभी तरह के क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको हर तरह के लिए तैयार रहना है। 5 है, ऑन सेम एक्सल हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील शुड नॉट बी मोर देन। जैसे एक ही एक्सल के जो पहिया है, एक जोड़ी पहिया जो है, उसके बीच का जो पहिए का हार्डनेस है वो कितना BHN से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। BHN से, BHN का मतलब होता है ब्राइनल हार्डनेस नंबर, ठीक है। BHN का मतलब ब्राइनल हार्डनेस नंबर, वो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 35। तो ये 5 का हो जाएगा D। आगे देखते हैं। जो ब्राइनल हार्डनेस होता है वो KGF ओब्लिक मतलब KGF पर mm² होता है। इसका जो यूनिट होता है KGM पर mm², या कहीं कहीं किलोग्राम। KGF का मतलब होगा किलोग्राम फोर्स, ठीक है। KGF, वो KGF एक फिल्म भी आया था, वो वाला नहीं है ये।
केजीएफ का मतलब किलोग्राम फोर्स पर एमएम स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट मापने का, या किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर भी होता है, दोनों चलेगा। चलिए 6 का देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, जो पहला भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर थे पहला भारतीय। उन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए उनको ये पुस्तक के लिए ये मिला था नोबेल प्राइज़। तो सबसे पहले लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी कि जो गीतांजलि पुस्तक था उसके लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो सबसे पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जो सीवी रमन हैं, सी वेंकटरमन जो है, उनको फिजिक्स में मिला था। सी वेंकटरमन, ठीक है, उनको 2009 में मिला था। केमिस्ट्री में मिला था, केमिस्ट्री में, ठीक है। उसी तरह जो मदर टेरेसा हैं उनको 1979 में शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज़। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, उनको 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। अमर्त्य सेन हैं, इकोनॉमिक के क्षेत्र में 1998 में मिला था। और इधर हाल ही में कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको पीस के क्षेत्र में 2014 में मिला। और उसके बाद अभिजीत बनर्जी हैं, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में लेटेस्ट ये नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, अभिजीत बनर्जी को, हो सकता है अगले एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द रेडियस ऑफ सर्किल इज डैमेज्ड बाय 10%, दैट्स एरिया विल बी डैमेज्ड बाय हाउ मच। मतलब ये वृत्त की जो एक त्रिज्या है, सर्किल है, उसकी त्रिज्या 10% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यही बोल रहा है। तो पुराना वाला इसका हम त्रिज्या मान लिए कि 10 है, ठीक है। तो नए वाला 10% कम हो गया तो नए वाला कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या होगा, पाई बड़ा त्रिज्या का स्क्वायर माइनस पाई छोटा त्रिज्या का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई बड़ा त्रिज्या का स्क्वायर माइनस पाई छोटा त्रिज्या का स्क्वायर, पाई 100 माइनस पाई 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 हो गया, 100 में से 81 घट गया तो कितना बचा, 19 बचा। तो 19 क्या है, 19% हो गया, यही इसका आंसर हो गया 19%। डी 7 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है उनको किनको कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, ठीक है। तो विक्रम अम्बाला साराभाई, यहाँ विक्रम साराभाई लिखा हुआ है, विक्रम अम्बालाल साराभाई इनका नाम है पूरा, विक्रम अम्बालाल साराभाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। विच इंडिया स्टेट इज़ नोन एज द गॉड्स ओन कंट्री, भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है, तो वह केरला को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु के एक अवतार थे जिनका नाम था परशुराम, ठीक है। इन्होंने, उनके जो शिष्य थे, परशुराम के जो अनुयायी थे, उनके रहने के लिए जगह के लिए एक कुल्हाड़ी परशुराम ने फेंकी थी और वही समुद्र में फेंकी थी और वही जगह जो बना वही केरला बना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, केरला, ठीक है। तो भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है, तो केरला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ द कपलर हेड एंड लीवर कनेक्टर नोज इज, कपलर हेड के बॉटम और लीवर कनेक्टर के नोज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछ रहा है, वो कितना होता है, ठीक है। तो वो होता है 25 mm डी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कुछ क्वेश्चन चेंज भी कर दिए गए हैं, जो ब्लू क्वेश्चन है वो चेंज कर दिए गए हैं, उसके जगह पर बहुत ही आसान से प्रश्न थे। जैसे एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलएचबी में कितने चक्के होते हैं, एलएचबी में ब्रेक सिलेंडर कितने होते हैं, ये सब क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आते हैं ये एग्ज़ाम में रेलवे के, और हम उसको बार बार टेस्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो नीचे आपको मिलेगा भी, जो भी क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है नीचे आंसर सही दे भी दिया जाता है ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन से क्वेश्चन चेंज किए गए हैं। 11 देखिए।
वियर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक बॉटम साइड ऑफ शैंक की, शैंक के निचले हिस्से में ड्रॉ हुक की वियर लिमिट, शैंक आपको मालूम है कि जो ये जो पार्ट्स होता है कपलर का, इसी को शैंक कहा जाता है इसी को। तो शैंक के निचले हिस्से में ड्रॉ हुक जो होती है उसकी वियर सीमा मतलब घिसाव की कितनी सीमा है वो पूछ रहा है। तो उसकी जो लिमिट होती है वो होती है 15 mm, 15 mm। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगर आपसे पूछता है वियर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक बियरिंग पीस, तो वो 6 mm होता है। ठीक है, बॉटम साइड का पूछता है शैंक, बॉटम साइड ऑफ शैंक का पूछता है तो 56 mm हाइट होता है। ठीक है, कंडेमनिंग 41 mm होता है और इसका वियर लिमिट जो होता है 15 mm होता है। इसका अगर न्यू में पूछेगा तो 56 mm हाइट होता है न्यू में, कंडेमनिंग 41 mm, और जो 56 और 41 के बीच जो गैप है वो है 15 mm, वही वियर लिमिट है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें से कम भी आ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी का वीडियो कराया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, बीपी एंड एफपी एयर होज पाइप शुड बी टेस्टेड ड्यूरिंग आईओएच एट द प्रेशर ऑफ, आईओएच के दौरान जो बीपी एफपी का जो पाइप होता है उसको एक प्रेशर दे के चेक किया जाता है कि कहीं से लीकेज नहीं है या कहीं से फट तो नहीं सकता है, क्योंकि अगर ट्रेन रनिंग के दौरान बीपी या एफपी फट गया तो उस समय में ट्रेन एकाएक रुक सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, या ऐसे जगह ट्रेन रुक जा सकते हैं जहाँ से कोई मैकेनिक्स वगैरह उपलब्ध ना हो, तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए इसको एक प्रेशर पर टेस्ट किया जाता है, और वो जो प्रेशर है वो कितना है वही आपसे पूछ रहा है, तो वो है 10 kg/cm² का प्रेशर देकर चेक किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये आ गया 13 नंबर है जो मैथ है। ए ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 150 मीटर इन 50 सेकेंड, एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लेंथ का जो प्लेटफॉर्म है उसको 50 सेकेंड में क्रॉस करता है, और ए मैन स्टैंडिंग इन 9 सेकेंड, और एक आदमी को 9 सेकेंड में क्रॉस करता है। द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ही समान गति से चल रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई निकालना है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, कैसे निकालना है, इसमें क्या है कि स्पीड अगर ट्रेन का हम जानते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड बाय डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो स्पीड अगर x मान लिया जाए, ठीक है, तो हो जाएगा x/9, क्योंकि दो समीकरण इसमें इक्वेशन बनेंगे। एक तो एक इंसान को ट्रेन 9 सेकंड में पार कर जाती है, और दूसरा क्या है, एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस कितना है ट्रेन की, वो है x मीटर हमने मान लिया। ठीक है, ये हो गया 1। दूसरा क्या है स्पीड, दूसरा है x, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है x प्लस प्लेटफॉर्म की स्पीड कितना होती है बताया है 150, और इसको क्रॉस करता है 15 सेकेंड में, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। ये भी दोनों बराबर हैं, ये भी डिस्टेंस बाय टाइम है और ये भी डिस्टेंस बाय टाइम है, और दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि ट्रेन की स्पीड एक समान चल रही है। तो 1 और 2 को अगर हम लोग बराबर करेंगे, चलिए 1 और 2 को बराबर करते हैं। 1 और 2 को बराबर करेंगे तो x/9 बराबर हो जाएगा x + 150/15। ठीक है, ये 3 बार में और ये 5 बार में कट हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5x = 3x + 450 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5x में 3x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक है, और बराबर हो जाएगा ये 2x बराबर हो जाएगा 450, और ये 2 से ये कट हो जाएगा 225 में कट जाएगा। ठीक है, तो ये x का मान हो गया 225, और हमें x का मान ही निकालना था क्योंकि ट्रेन की दूरी हमने क्या माना था x, तो इसका आंसर हो जाएगा 225, यानी कि 13 का हो जाएगा b। चलिए 13 का हो गया b, बहुत ही आसानी से हमने इसको निकाल लिया। और आप इसको प्रैक्टिस करना है 1-2 बार। इस तरह के क्वेश्चन यदि आएंगे तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग का मेन प्रॉब्लम होता है। अगर मैथ अगर पूछा जाता है तो 2 घंटे ही होते हैं। यदि आपसे 10 मैथ पूछ लिया और 1 घंटे आपका 10 मैथ में ही लग गया, तो बाकी के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन भी गलत कर पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
ये भी मैथ है। ए मैन कंप्लीट इट्स जर्नी इन 10 आवर्स, एक आदमी 10 घंटे में अपनी जर्नी को पूरी कर लेता है। ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑन जर्नी एट द रेट ऑफ 28 kmph एंड सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ 24 kmph। फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर। मतलब पहला जो यात्रा है वो 28 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरा 24 किलोमीटर प्रति घंटे से करता है। यहाँ 28 है, 28, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि कुल यात्रा, कुल जो है जिन्होंने ट्रेवल किया वो कुल निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम मान लिया इसमें x, डिस्टेंस को मान लिया x। उसके बाद आप जानते हैं कि डिस्टेंस मान लिया x, तो आप फॉर्मूला जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस हो गया x बाई 21 पहला, दूसरा हो गया x बाई 24, और ये कीरा है पूरा डिस्टेंस कितना है? 10 है। टाइम कितना लगता है? टाइम 10। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, ये टाइम है और ये डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, ये भी टाइम है, दोनों बराबर है। इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करने से आपका काम हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 168, और 168 में इधर से डिवाइड करके इधर लिखेंगे तो इधर 8x हो जाएगा। ये तो आप कॉमन सी चीज़ है, आप जानते ही होंगे। और ये 7x हो जाएगा, ठीक है, 7x कॉमन है। चलिए उधर 10 पहले से ऑलरेडी है। उसके बाद देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 168 इंटू 10, नीचे हो जाएगा 15, ठीक है। इन सब को कट करेंगे, कट करके आएगा 224। ये आप खुद कट करके चेक करेंगे, है ना। तो आपको ये इसका सोल्यूशन भी आ जाएगा और ये मैथ, इस टाइप का मैथ है भी क्लियर हो जाएगा। तो 14 का हो जाएगा, 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 224, और जो है ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइड इन ए ब्रेक सिलेंडर। ब्रेक सिलेंडर में जो रिटर्न स्प्रिंग होता है, ब्रेक सिलेंडर में किसी भी प्रकार का ब्रेक एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? सिलेंडर जो है इस तरह से जो स्प्रिंग रहते हैं इस तरह से, वो क्या रहेंगे? कंप्रेस्ड रहेंगे अंदर, ठीक है, कंप्रेस्ड रहेंगे। और जैसे ही जो ब्रेक सिलेंडर में जो हवा जाएगी, हवा, तो पिस्टन इसका बाहर आएगा, वो बाहर धकेलती है, ठीक है। तो अभी कंप्रेस्ड नहीं रहेंगे, बाहर की तरफ रहेंगे। तो वही आपसे पूछ रहा है, तो रिटर्न स्प्रिंग का काम क्या है? काम क्या है रिटर्न स्प्रिंग का? इसमें काम है टू पुश पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। इसका जो पिस्टन है उसको इनसाइड पुश करता है, इनसाइड, अंदर की तरफ। तो वही इसका आंसर 15 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द। जो ब्रेक एप्लीकेशन जैसे ही होगा तो कंट्रोल रिजर्वायर का कनेक्शन बीपी से हट जाएगा, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा ए। आप जानते हैं कि जो ब्रेक एप्लीकेशन जैसे ही होता है तो कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और बीपी का प्रेशर भी सेम होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे ही ब्रेक एप्लीकेशन होगा बीपी का प्रेशर डाउन किया जाता है, और डीवी क्या करती है? उसको सेंस करती है कि कंट्रोल रिजर्वायर के मुकाबले में बीपी का प्रेशर जो है डाउन है, और उसी अनुसार ब्रेक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 16 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइडेड इतना इतना रिमाइंडर। इस तरह के जो एक क्वेश्चन है, इससे पहले हमने बताया था, सेम वही है। इन दोनों में से क्या करना है? इन दोनों में से 6 को माइनस कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि दोनों को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, तो हम रिमाइंडर को पहले ही निकाल देते हैं। तो 1150 में से 6 को घटाइएगा तो 1144 हो जाएगा, और 1546 है, इसमें से 6 को माइनस करेंगे तो 1540 हो जाएगा, और दोनों को गुणनखंड करेंगे तो इसमें से 11 2 और 2, इसमें भी आपको 11 2 2 ये इतना मैच करेगा। तो 11 और 2 को गुना करेंगे तो 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 में 2 से गुना करेंगे तो 44। तो ये होगा इसका आंसर 44, जो कि
मैक्सिमम नंबर होगा, इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो हर हाल में 6 जो है रिमाइंडर होगा। 17 का हो जाएगा सी, 17 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 देखिए, एक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन, जो एक्सिलरी रिजर्वायर होता है, जो होता है ना एक्सिलरी रिजर्वायर एआर, वो किसकी सहायता करता है वही आपसे पूछ रहा है। जो एआर जो होता है वो क्या करता है, सेंडिंग एयर फ्रॉम एआर टू बीसी। एक्सिलरी रिजर्वायर क्या करता है, एआर ब्रेक सिलेंडर में हवा को भेजता है, तो यही हो जाएगा एयर फ्रॉम एआर टू बीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी। एयर जो होता है वो जैसे ही डीवी सेंस करती है ब्रेक कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक जो बीपी है उसके प्रेशर में जैसे ही कुछ अंतर डिफरेंस डीवी सेंस करती है, तो डीवी क्या करती है, कंट्रोल जो एयर होता है एक्सिलरी रिजर्वायर उसका कनेक्शन बीपी से करती है यानी बीसी से, और एयर का प्रेशर बीसी में जाता है, और फिर बीसी में जैसे ही प्रेशर जाता है बीसी का जो पिस्टन होता है वो बाहर की तरफ आता है, और इस तरह से एडजस्टमेंट होते हैं कि जैसे ही पिस्टन बाहर आएगा गाड़ी में ब्रेक लग जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राम सैलरी इज 20% लेस देन मोहन सैलरी, द मोहन सैलरी इज मोर देन राम सैलरी बाई, मतलब राम का जो वेतन है मोहन के वेतन से 20% कम है। राम का वेतन कितना है, मोहन के वेतन से 20% कम है। तो मोहन अगर 100 होगा तो राम होगा 80। ठीक है, अब पूछ रहा है तो मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है, ये मोहन है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 20% कम है, मोहन के वेतन से 20% कम है, तो ये मोहन है। ठीक है, और ये राम है, इसका 20% कम है। तब पूछ रहा है कि मोहन का वेतन राम से कितना अधिक है, तो मोहन जो है राम से है तो अधिक 20, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो इसका फार्मूला होता है कि जिसके बारे में पूछा जाता है सबसे पहले उसको ऊपर रखना है, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया, मोहन का वेतन राम से कितना है, तो राम 80 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि 20 क्या है, कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे, और गुना 100 कहते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है। इसको कट करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 25, इसका आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा 19 का, 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंडियन रेलवे स्टोर कोड इज़ हाउ मेनी वॉल्यूम्स, इंडियन रेलवे का जो स्टोर कोड है वो कितने वॉल्यूम में है, 2 वॉल्यूम में है। ठीक है, पहला जो वॉल्यूम है उसमें चैप्टर 1 से लेकर 11 तक है, और दूसरा जो वॉल्यूम है उसमें चैप्टर 12 से लेकर 33 तक है, तो ये 2 वॉल्यूम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हु इज़ द एम्पावर टू ग्रांट सीजीए, सीजीए मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनसेनेट ग्राउंड, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनसेनेट ग्राउंड। ठीक है, आपने सुना होगा सीजीए अपॉइंटमेंट किसी भी रेल कर्मचारी की यदि वर्क ड्यूटी के दौरान या सर्विस के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो किसी उत्तराधिकारी जो उसके होते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, उनकी बेटी हो सकती है, ठीक है, उनको ये इनकी पत्नी हो सकती है, उनको एक रेलवे में सहायता के रूप में नौकरी दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि लेवल 7 में सीजीए देने का अधिकार किसके पास है, तो वो जीएम के पास होता है। लेवल 7 और लेवल 6, यानी कि जेई लेवल जो होता है 6, और जेई से एक लेवल 4800 जो ग्रेड पे होता है, 4800 ग्रेड पे वो, या 4600 ग्रेड पे लेवल 7 होता है, 4600 जीपी होता है लेवल 7, और 4200 जीपी होता है लेवल 6। ये दोनों में जो अपॉइंटमेंट देने का अधिकार जीएम के पास है, बशर्ते कि क्वालिफिकेशन उस तरह की होनी चाहिए। यदि 4700 लेवल 7 में 4600 ग्रेड जीपी में, या लेवल 6 में 4200 जीपी में अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो ये आपके पास किसी भी प्रकार का जो एक डिप्लोमा कोर्स होता है किसी भी सब्जेक्ट से, मतलब पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में या बीटेक के क्षेत्र में, बीटेक आप कर चुके होंगे या पॉलिटेक्निक कर चुके होंगे, तो आपको ये अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। उस तरह से लेवल 5 तक का जो अधिकार है वो डीआरएम सीडब्ल्यूएम के पास होता है, जिसको कि 2800 जीपी कहा जाता है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, और क्लर्कीय जो डिपार्टमेंट होता है क्लर्कियल, उसमें आपको कमर्शियल क्लर्क के जो पोस्ट होते हैं उसमें आपको अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। बहुत लोग जानकारी के अभाव में तुरंत हेल्पर में ज्वाइन कर लेते हैं या टेक्नीशियन 3 में ज्वाइन कर लेते हैं,
अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, और इसके लिए एग्ज़ाम पास करना होता है, और वो एग्ज़ाम यदि आप पास करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है 4600 ग्रेड पे में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, GM। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर? मैनिपुलेटर एक रोबोटिक वेल्डिंग है, ठीक है, रोबोट है, वह सीधे स्ट्रेट वेल्डिंग करेगा, और उसी को डाउन हैंड वेल्डिंग कहा जाता है, इसी को स्ट्रेट वेल्डिंग कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए रखा गया है। तो 22 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ए फोर्ट हैज़ प्रोविज़न ऑफ फूड, अच्छा, एक प्रोविज़न ऑफ फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज। अच्छा, एक किले में 15 पुरुषों के लिए 15 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था है, ठीक। आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट। 10 दिन के बाद 25 आदमी जो है छोड़ दिया, किला को छोड़ दिया। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच रिमेनिंग फूड विल बी लास्ट इज। अब बचा हुआ भोजन जो है कितने दिन चलेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो टोटल फूड कितना है? टोटल फूड है 150 लोगों के लिए 45 है, ठीक है। 45 दिन के लिए 150 लोगों के लिए है टोटल फूड। अच्छा, 10 दिन बाद आफ्टर 10 डेज क्या होगा? आफ्टर 10 डेज हो जाएगा, भोजन तो उतना ही रहेगा, 10 दिन के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो यहाँ आदमी बच जाएंगे सिर्फ 35, ठीक है। अब बटा कर देंगे 25, 10 दिन के बाद इतना ही भोजन बचेगा ना। 150 तो है मैन, लेकिन अब 35 दिन का ही भोजन बचा हुआ है, और बटे में कर देंगे 125, और इसको कट कुट करेंगे तो आ जाएगा 42, और यही इसका आंसर, यानी कि 42 दिन चलेंगे, यानी कि सी हो जाएगा सी। 23 का सी। 24 देखिए, परमिटेड लगेज अलाउड फॉर फर्स्ट क्लास पास। जो फर्स्ट क्लास पास जो होते हैं उसमें परमिटेड लगेज अलाउ पूछ रहा है। तो एक होता है फ्री परमिटेड, एक होता है परमिसिबल, ठीक है। मैक्सिमम परमिटेड इंक्लूडिंग बैटरी, मैक्सिमम परमिसिबल इंक्लूडिंग जो है वो होता है 150 kg फर्स्ट क्लास में। मैक्सिमम परमिसिबल और उसमें फ्री इंक्लूड है तो मैक्सिमम 150 kg हो सकता है, या ऐसे ही फ्री परमिटेड है तो 70 kg हो सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन में 150 नहीं दिया है तो इसका 70 सही हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? द CBC कपलर शुड बी चेक्ड बाय द हेल्प ऑफ गेज एट। CBC कपलर को गेज की सहायता से प्रत्येक 3 महीने पर चेक किया जाता है, प्रत्येक 3 महीने पर, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अकॉर्डिंग टू HOER रूल, HOER आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेस्ट रूल्स के अनुसार लॉन्ग ऑन, एक होता है लॉन्ग ऑन और एक होता है लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट ऑफ, लॉन्ग ऑन और शॉर्ट ऑफ। लॉन्ग ऑन में जो होता है, जो इंटेंसिव कैटेगरी हैं उनको मतलब ड्यूटी पीरियड है, लॉन्ग ऑन का मतलब हो गया ड्यूटी पीरियड। जो इंटेंसिव कैटेगरी है उनको 8 घंटा, कंटिन्यूस कैटेगरी 10 आवर्स, और इसेंशियल इंटरमीडिएट है उनको 12 आवर्स, यही इनको ड्यूटी पीरियड होता है। और शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कि पीरियड ऑफ रेस्ट बिटवीन द एंड ऑफ वन रोस्टर ड्यूटी एंड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ड्यूटी। मतलब पहला जो रोस्टर है उसका ड्यूटी ख़त्म होना और दूसरा ड्यूटी शुरू होने के बीच का जो गैप है वही कहा जाता है शॉर्ट ऑफ, वो कितना दिया जाता है। तो लॉन्ग ऑन तो हम जान गए कि जो इंटेंसिव कैटेगरी है उनको 8 आवर्स, और कंटिन्यूस कैटेगरी है उनको 10 आवर्स, और इसेंशियल इंटरमीडिएट है उनको 12 आवर्स। और एक्सक्लूडेड का तो आप जानते ही हैं कि किसी भी प्रकार का टाइम पाबंद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। उसी तरह शॉर्ट ऑफ में यदि आपसे पूछेगा तो कुछ ड्यूटी ऐसे होते हैं जो 6 घंटे के ही होते हैं, 6 घंटा रोस्टर बनाया जाता है। तो 6 घंटे का रोस्टर अगर वाला ड्यूटी है तो 12 घंटे से कम इनका बीच का शॉर्ट ऑफ का पीरियड होना चाहिए। और यदि 6 से 8 घंटे के बीच का ड्यूटी है तो उसको 14 घंटे से कम का शॉर्ट ऑफ पीरियड बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हु इज़ द कम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसीडर द अपील विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम लिमिट। कोई ऐसा अथॉरिटी जो टाइम लिमिट के बिना जो है
किसी जो अपील है, जो डिसिप्लिन अपील रूल का ये क्वेश्चन है, तो उस पर जो है सक्षम अधिकारी कौन है विचार करने के लिए, तो वो होता है जीएम। ठीक है, जीएम के पास बहुत पावर होते हैं, तो 27 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द रेशियो ऑफ मार्क्स बाय विनोद एंड राम और विनोद जो है एक एग्ज़ाम दिया और उसमें मार्क का रेशियो जो है विनोद और राम का 6:5 है, यानी कि विनोद का 6 और राम का 5। इफ़ द कंबाइंड एवरेज ऑफ देयर परसेंटेज इज 68.75, कंबाइंड उसका परसेंटेज 68.75 है, एंड देयर सम ऑफ देयर मार्क्स इज 275, और दोनों के जो उन्होंने जो दो एग्ज़ाम में दोनों मिला के नंबर लाए हैं उनको जोड़ा जाए तो 275 है। फाइंड द टोटल मार्क्स फॉर विच एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड, तब आपको बताना है कि कितने अंकों का एग्ज़ाम हुआ, यही आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों के अंकों का योग कितना है, 275 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6x + 5x = 275। ठीक है, अनुपात में ये है जोड़, लेकिन रियल में ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 25। कैसे हो जाएगा, 6x और 5x को जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, और 11 में इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25। अब देखिए, विनोद और राम दोनों का मालूम हो गया हम लोगों को। कैसे मालूम हो गया, विनोद का 6x था तो विनोद हो गया 6 × 25, यानी कि विनोद का हो जाएगा 150, और राम का हो जाएगा 125। ठीक है, क्योंकि 5x है तो 125 हो जाएगा। लिखने में परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं है। अब कह रहा है कि टोटल परसेंटेज जो है 68.75 वो 275 है, यानी कि 68.75 कितना है, 275 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100% अगर किसी भी संख्या को कुछ परसेंट दिया हो और 100% निकालना हो, ठीक है, तो टोटल जो होता है उसमें 100 से गुना करेंगे और जो संख्या दिया हुआ है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, और इसको आप कट करेंगे 25 बार में इसको कट करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 275, लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ भी हमको 2 अंक के बाद दशमलव देना है। ठीक है, और इसको इससे काटेंगे तो 100 बार में ये कटेगा, और 100 में 4 से गुना करेंगे तो 400 होगा, और यही 400 अंश का आंसर हो जाएगा सी। लेकिन ये दोनों को मिला के 400 है ना, दोनों का मिला के 400 है, लेकिन एक आदमी को पूछ रहा है तो 400 का आधा हो गया 200, यानी कि 200 अंकों का एग्ज़ाम हो रहा है। ये यहाँ सॉल्व करके यहाँ आंसर भी लगा देते हैं बहुत लोग, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक आदमी का पूछ रहा था, हम दोनों का निकाले हैं परसेंटेज। चलिए आगे देखते हैं, इसका 28 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन 29 देखिए, रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ व्हीट एनेबल ए ओरिजन टू बाई 3.5 kg मोर व्हीट फॉर ₹770 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हीट इज, मतलब आटा है, गेहूं है या आटा है कि कीमत में 20% कमी हो गया। ठीक है, तो एक व्यक्ति 770 रुपये में 3.5 kg किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। गेहूं की मूल कीमत क्या है, तो ये भी एक ट्रिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन फेमस है, बार बार आते हैं बहुत सारे एग्जाम में, अंक चेंज रहेगा लेकिन आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो कमी, सबसे पहले लिखना है कमी गुने टोटल रुपया। ठीक है, 770 है, जितना कमी है उसको 100 माइनस कमी, 100 माइनस कितना है, 100 माइनस 20 है ना, 100 माइनस 20 गुने कर देना है, जो ज़्यादा खरीद सकता है वो गेहूँ 3.5। ठीक है, इतना ही आपको करना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 20 × 770 बाई 80 × 3.5। इसको करेंगे तो 770 आई इसको कटिंग करेंगे तो ये 0 से ये 0, इस तरह से खूब कट करेंगे तो आ जाएगा 55, और यही इसका आंसर होगा 55। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया, एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य का नाम पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल जानते हैं कि राजस्थान सबसे बड़ा होता है, तो 31 का हो जाएगा सी। और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश होता है, यानी कि बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हु बिकम रिसेंटली द लॉ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जो तुरंत मैंने हाल ही में जो बने हैं कानून मंत्री, उनका नाम पूछ रहा है। तो वो हैं
किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के बाद बने हैं अर्जुन राम मेघवाल, ये डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इससे पहले थे किरण रिजिजू, 31 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। विदाउट स्टॉपेज ए ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 kmph। एक ट्रेन जो है बिना रोके 75 kmph की गति से चलती है, रुकने पर यह 60 kmph की गति से औसत गति तय करती है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैथ का है, बहुत ही आसान सा है। ये होता है, इसका फार्मूला होता है कि रेस्ट टाइम, रुका हुआ समय, रेस्ट टाइम होता है डिफरेंस इन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में कितना डिफरेंस है, तो 60 और 75 का है, दोनों से माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। डिफरेंट इन एवरेज स्पीड बाई स्पीड विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके कितना चलती है, 75 kmph के, तो 75। और इसको मिनट में पूछ रहा है, इसका ऑप्शन मिनट में देख लीजिए, तो इसको हम लोग 60 से गुना कर देंगे और यही आपको, ये 12 बार में कट जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ए। 32 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चांगलो इज़ अ फोक डांस ऑफ, चांगलो एक जनजाति है जो कि नागालैंड में पाई जाती है। और ये चांग जो एक नृत्य है, उनका लोक नृत्य है, जो कहीं किसी युद्ध में कोई जीत के आता है तो उसके उपलक्ष्य में खुशी मनाने के लिए जो डांस करते हैं, वो उसी को चांगलो कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नागालैंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। द परमानेंट मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इज नोन एज, सामग्री के जो डिफॉर्मेशन जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है एक्सेस लोड के कारण। जैसे इसको कहा जाता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि जैसे कोई स्प्रिंग है, इस तरह के स्प्रिंग है, ठीक है, और हम लोग इसको खींचेंगे इधर और इधर भी खींचेंगे, लेकिन फिर अपनी जगह पर ये आ जाएगा। थोड़ा और खींचेंगे, थोड़ा और खींचेंगे, फिर अपनी जगह पर तो आ जाए, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस जो है, तनाव, स्ट्रेस कम हो जाएगा, ये फैल जाएगा थोड़ा। इस तरह से थोड़ा और खींचेंगे और ज़्यादा जब खींच देंगे तो ऐसा हो जाएगा सीधा कि फिर वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाएगा। तो वो जो लास्ट लिमिट है जो खींचने का, जहाँ से ये वापस नहीं आता है, उसी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को कहता है परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब जहाँ से ये वापस ना होता है, ऐसा होता है लोड के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी, 34 का हो जाएगा डी। जैसे आपका पेन का, आपके पास अगर स्प्रिंग वाला पेन होगा, आप तो बहुत कम लोगों के पास होता है, तो उस स्प्रिंग को निकालेंगे और थोड़ा खींचेंगे, थोड़ा और खींचेंगे, थोड़ा और खींचेंगे, एक बार इतना ज़्यादा खींच देंगे कि वापस वो स्प्रिंग के रूप में नहीं आ पाएगा। तो उसी को प्लास्टिसिटी कहता है, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, विरूपण हो जाता है। 34 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। और ये मेट्रोलॉजी से भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब की तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फिट है, टॉलरेंस है, अलाउंसेस है, जो है ना, जिग्स है, फिक्सचर है, हीट है, ट्रीटमेंट है, वेल्डिंग्स है, बहुत सारे आयरन्स हैं, स्टील्स हैं, ये सब से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सब पर भी नज़र बनाए रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। तभी आप फर्स्ट रैंक ला पाएंगे। जो भी यहाँ से जुड़ते हैं उनको फर्स्ट रैंक, मैं कोशिश करता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि इस तरह से पढ़िए कि फर्स्ट रैंक आए। और मैं भी आप लोगों के जितना मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए सामग्री तैयार किया जाता है, टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है, फिर विद आंसर के साथ एक अलग से PDF मिलता है। फिर जब 10 सेट कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको एक वॉल्यूम दिया जाता है। इस तरह से जो नए कुछ चैप्टर्स आ गए हैं, जैसे वंदे भारत आ गया था तो हमने वंदे भारत बनाया। वंदे भारत का पार्ट 2 भी जल्द ही बनेगा। फिर कैसनव बोगी के भी बहुत अच्छे मटेरियल्स तैयार किए जा रहे हैं, वो भी आपको मिलेंगे। जो भी चैप्टर्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके एक एक करके मटेरियल में बनाया जाता है और निरंतर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं हम लोग आपके लिए। जो भी होता है उसका रिजल्ट आपको मिलता है और तुरंत वो PDF भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और यही कारण है कि जो भी यहाँ जुड़ते हैं फर्स्ट रैंक आते हैं, सेकंड रैंक आते हैं, या पास तो ज़रूरी हो जाते हैं यदि मेहनत करते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। रायसीना डायलॉग 2030 में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में, इटली के प्राइम मिनिस्टर ने इसमें भाग लिया था। इनका नाम था जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। इन्होंने रायसीना डायलॉग जो है 2030 में एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो 35 का हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वेन वाज द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास्ड। जो ट्रेड यूनियन 1926 है वो 25 मार्च 1926 को पास हुआ और कम इनटू फोर्स हुआ 1/6/1926 को, 1/6/1926 को। लेकिन इसमें 1/6/1926 तो आंसर 1927 को, वो तो है ऑप्शन, ठीक है, लेकिन वो वाला नहीं है, पास वाला नहीं है, ठीक है। तो वही हम लोग इसको इसी को सही मान लेंगे, 1/6/1927। आगे देखते हैं, चलिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड सेक्शन 130D। 133 का डी में रोजगार के वर्गीकरण जो किया गया है वो उसमें कौन सा कैटेगरी को रखा गया है, यही आपसे पूछ रहा है। तो उसमें रखा गया है इंटेंसिव कैटेगरी को सी, ठीक है। 37 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पावर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन का जो रोवर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, जो चंद्रयान 3 का जो रोवर था उसका नाम पूछ रहा है। तो वो प्रज्ञान था, ठीक है, प्रज्ञान। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कुछ नया आविष्कार यदि फिजिक्स केमिस्ट्री के क्षेत्र में या किसी अंतरिक्ष के क्षेत्र में या रेलवे में नए ट्रेन चलते हैं तो इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पर नज़र बनाए रखिएगा, वो आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच कंट्री होस्टेड द 5th ब्रिक्स समिट 2023। ब्रिक्स पहले ब्रिक था, ब्रिक का मतलब बी से ब्राज़ील, आर से रशिया और आई से इंडिया, ठीक है, और सी से चाइना, और एस जब लग गया, जब साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स, ठीक है। तो ये ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो इन देशों का संगठन है और इसमें जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के ये रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, डी हो जाएगा। 39 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हु वाज वॉन फीफा वोमेन वर्ल्ड कप 2023। जो 2023 में फीफा वोमेन का, महिलाओं का वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें स्पेन जीता, स्पेन, ठीक है, और हराया किसको, इंग्लैंड को एकमात्र गोल करके। और इंग्लैंड ने एक भी गोल नहीं किया और स्पेन ने एक गोल किया, जिसकी वजह से उनको जीत हासिल हुई। और 40 का हो जाएगा ए। पहला इनका वोमेन का खिताब इनको मिला और पहली बार ही ये फाइनल में गए थे, इनको पहली बार में ही जीत हासिल हो गई, ठीक है। तो 40 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम निकालना है। इस तरह के अगर क्वेश्चन है एलसीएम पॉइंट वाला तो हम उसको कैसे निकालेंगे, देखिए, जितने अंक के बाद, जितने पॉइंट के बाद जितना अंक है, ठीक है, उतना 1 के बाद 0 नीचे दे देंगे। जैसे 0.42 है तो 42/100 कर देंगे, ठीक है, 100। उसके बाद 6/10 कर देंगे, उसके बाद 3/10 कर देंगे। और इसको अब निकालेंगे, इसको अब निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाले का हो जाएगा 42 एलसीएम हो जाएगा, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद इसका एलसीएम जो पॉइंट में पूछ रहा है तो 2 अंक के बाद इसको दे देंगे 0.42 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये इसी को मिस्टेक से पॉइंट पहले लग गया होगा, यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, जितने अंक के बाद, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने नीचे देना है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, वॉकिंग ऑफ 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड ए मैन रीचेज इट्स ऑफिस 20 मिनट्स लेट, फाइंड द यूजुअल टाइम। सामान्य गति से 3/4 चलते हुए एक व्यक्ति ने अपने कार्यालय में 20 मिनट देरी से पहुंचा, उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। वो आपसे पूछ रहा है। तो नॉर्मल टाइम स्पीड बराबर होता है एक्स, नॉर्मल टाइम स्पीड अब मान लिए एक्स, जिसको सामान्य समय था वो एक्स मान लिए, बहुत ही आसान सा है, एक्स मान लिए। तो 4/3 है,
गति इसका जो है 4/3, तो 4/3x जो सामान्य गति है वो x अगर घटा देंगे तो क्या कर रहा है 20 मिनट देरी से पहुंचा, यही 20 हो गया। यानी कि जो नॉर्मल समय है उससे 4/3 अगर चला तो उसको 20 मिनट लेट हुआ। ठीक है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, और ये सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, आपको आता ही होगा। चलिए, तो 42 है, उसका आंसर हो जाएगा बी 60, 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43, इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। यदि आपको 60 नहीं आता है तो हमको बताइएगा, जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत का सबसे सिविलियन सबसे बड़ा अवार्ड पूछ रहा है, वो जो है भारत रत्न होता है, सबसे बड़ा अवार्ड भारत का। अब पूछ रहा है हाउ मैनी एक्सलरी हेड स्टॉक इन ICF सेल। जो ICF सेल होते हैं उसमें कितने एक्सलरी हेड स्टॉक होते हैं। तो आपको मालूम है कि आउटर जो हेड स्टॉक होते हैं वो 2 होते हैं, एक पहले और एक बाद में, शुरू में एक और लास्ट में, और बीच में 2 एक्सलरी हेड स्टॉक होते हैं। जैसे ये ICF का यदि कोच है तो ये तो आउटर हेड स्टॉक हो गया। ये डी ट्यूब यहाँ होता है, आप जानते हैं डी ट्यूब, और डी ट्यूब के नीचे एकदम बिल्कुल सटा हुआ एक हेड स्टॉक होता है जिसको फिर एक्सलरी हेड स्टॉक या इनर हेड स्टॉक कहते हैं। और इसके ठीक अंदर एक और हेड स्टॉक होता है, इसको भी एक्सलरी हेड स्टॉक ही कहते हैं। तो ये हेड स्टॉक 2 इधर हो गया और ये इधर भी 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो 4 एक्सलरी हेड स्टॉक होते हैं। तो 44 का हो जाएगा सी। और इससे पहले के ICF के जो कोच हैं उसमें भले आपको सिर्फ यही वाले मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, लेकिन अब रेडीमेड भी हेड स्टॉक आ गया है। जैसे अगर किसी गाड़ी में कैमरिंग मतलब ज़्यादा डाउन या ज़्यादा ऊंचाई का अगर शिकायत होता है और ज़्यादा डैमेज है बहुत सारे पार्ट्स आगे के, तो पूरे 16 बार सहित आता है रेडीमेड हेड स्टॉक, जिसमें 3 हेड स्टॉक होते हैं, एक आउटर और 2 इनर, यानी कि 2 एक्सलरी और एक आउटर हेड स्टॉक डायरेक्ट लगा दिया जाता है यहाँ से पूरी तरह से काट के। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द थिकनेस ऑफ कंपनसेंट्रिंग रिंग। कंपनसेंट्रिंग रिंग जो होता है, आपने देखा होगा कि ICF कोच में जो डैश पॉट होते हैं या बॉलिस्टर स्प्रिंग होता है उसके नीचे एक रिंग इस तरह के लगाया जाता है। ठीक है, इसी को कंपनसेंट्रिंग रिंग कहा था। इसमें कई तरह की मोटाइयाँ आती है, लेकिन रेलवे इसको जो आंसर डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं उसमें 6 mm इसका सही आंसर लिया जाता है रेल द्वारा, तो इसको हम लोग सी मानेंगे, सी 6 mm। ठीक है, तो 45 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइड बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एज। इंजन और पावर कार के बीच जो कपलर जो होते हैं, कनेक्शन कपलर जो होते हैं इंजन और पावर कार के बीच, ठीक है, इस तरह से कपलर यदि आप मान लें इंजन और पावर कार के बीच है, तो यह एक वर्टिकल जो है मतलब एक्सीलरेशन जो होता है ऊपर और नीचे, ये जो इस तरह और इस तरफ ये ऊपर नीचे, ठीक है, हम गलत बना दिए, फिर से बनाते हैं आपको। इस तरह से कपलर है, ठीक है, इंजन और पावर कार का ये जुड़ा हुआ है, समझिए कपलर, मुझे बनाने नहीं आ रहा है लेकिन ऐसा ही होता है। तो ऊपर नीचे जो वर्टिकल ऑक्सीलेशन गाड़ी जब चलेगी तो ये कभी ऊपर जाएगा, ये कभी नीचे आएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है, उसको रेस्ट्रिक्टर कहा जाता है। रेस्ट्रिक्टर होता ऐसा है कि बिल्कुल ऐसे लगाया जाता है, ठीक है, और यहाँ इस तरह से छतरी के जैसा प्लेट लगा हुआ होता है, यहाँ भी एक प्लेट लगा होता है, फ्लैट प्लेट। तो वो क्या करता है कि इसको ऊपर नहीं जाने देगा और इसको भी नीचे नहीं आने देगा, उसी को रेस्ट्रिक्टर कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार हमारे हैं, तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी 2 क्वेश्चन डील करके आपको बताएंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ कोचिंग स्टॉक से आएगा, और ये जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ाया वो सभी डिपार्टमेंट के लिए यूज़फुल था। जो हमारा टेस्ट होता है उसमें सभी क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया जाता है, कोचिंग स्टॉक से अलग, वैगन स्टॉक से अलग, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी के लिए है वो अलग कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन 182, 190, 172 इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। ये पहले का क्वेश्चन है, और जैसे ही टेस्ट सीरीज नंबर 124 तक हमने पहुँचा, अब सबको अलग अलग क्वेश्चन दिया जाता है। जो कैरेज वर्कशॉप के हैं उनको अलग क्वेश्चन, वैगन वर्कशॉप के वाले को अलग क्वेश्चन, और जो CNW हैं या AME की तैयारी करते हैं उनके लिए भी अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है। तो अब क्वेश्चन आपको 110 ही मिलेंगे, लेकिन 110 ही पूरे यूज़फुल होंगे, और जो CNW हैं उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है, कुछ अलग से क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं
जो वैगन स्टॉक के लिए या कोचिंग स्टॉक के लिए 110 पूरा करने के लिए वो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है कॉपी पेस्ट करके बाद में दिया जाता है CNW वाले जो स्टूडेंट हैं उनको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द डायमीटर ऑफ बॉल इन इंटरनल वॉल्व ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक। कट ऑफ एंगल कॉक में इंटरनल एक वॉल्व होता है बॉल की तरह, ठीक है, जो इस तरह से ऐसा होता है, यहाँ खाली जगह रहता है, यही से जो है कंट्रोल होता है जो एयर का आना जाना, ठीक है। तो उसका 10 mm डाया होता है, 10 mm। यही आपसे पूछ रहा था। 48 देखिए, गांधी सागर डैम यानी गांधी सागर बांध किस राज्य में है? किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला जो पार्ट बनेगा वो 49 से लेकर 92 तक सिर्फ वैगन से सिर्फ कोचिंग से स्टॉक से क्वेश्चन होगा, कोचिंग स्टॉक से। और जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर शुरू करेंगे वैगन स्टॉक का। तो पार्ट 1 ख़त्म हो गया। अब लोग जो नए हैं अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है सबसे पहले आपको रख लेना है 8121390916, ठीक है। इस पर मैसेज करना है कि जुड़ना चाहते हैं। जुड़ने के लिए आपको 3000 फ़ी भी पेड करना है, क्योंकि सारे टॉपिक्स का मटेरियल यहाँ से उपलब्ध कराया जाता है और सभी दोनों लैंग्वेज जिस तरह से ये लिखा हुआ है दोनों लैंग्वेज में उसी तरह के सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। सब्जेक्टिव यदि आपको चाहिए तो सब्जेक्टिव भी मिलेंगे, समझने के लिए दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद 10 सेट प्रीवियस पेपर आपको दिया जाएगा, जो लेटेस्ट वॉल्यूम होगा वही दिया जाएगा। अभी हमारा लेटेस्ट वॉल्यूम 13 चल रहा है, 13। इसमें 10 सेट प्रीवियस पेपर होंगे और दोनों लैंग्वेज में होंगे। आप जिस ग्रुप में हैं, यदि कैरियर कोचिंग वर्कशॉप से हैं तो आपको ए ग्रुप का वॉल्यूम भी अलग अलग बन गया है। अब वॉल्यूम भी ए ग्रुप का अलग है, बी ग्रुप का अलग है, सी ग्रुप का अलग है। तो एक वॉल्यूम आपको शुरू में दिया जाएगा। अलग से फ़ोन नंबर भी आपको दिया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक रिकॉर्डेड जो क्लास होते हैं उसके लिंक आपको दिए जाएंगे। कोई भी क्लास अगर अपलोड होगा तुरंत आपके पास मैसेज जाएगा और उसको आप देख सकते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन उसमें किया जाता है और कुछ भी समस्या हो तो उसको समस्या का समाधान किया जाता है। टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ चलाए जाते हैं। टेस्ट सीरीज़ का 150 पर मंथ है, आप टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बिना ये 3000 मटेरियल लिए, बिना ज्वाइन किए यहाँ से टेस्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यदि ऐसा हो गया तो सबके पास हमारा क्वेश्चन पहुँच जाएगा। बहुत लोग टेस्ट देने के लिए उत्सुक रहते हैं लेकिन इनको 3000 कंजूसी करना है और लास्ट में 1 से 2, 5, 10, 20, 25 इस तरह से नंबर से कम होकर इनका रिजल्ट छूट जाएगा, लेकिन वो पे नहीं करते हैं 3000। तो आपको टेस्ट ज्वाइन करने के लिए 3000 पे ज़रूर करना है, ठीक है। ये रूल है यहाँ का। उसके बाद देखिए आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रहा है, पढ़ने के लिए मटेरियल मिल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए व्हाट्सअप नंबर मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास मिल रहे हैं और बहुत सारे मटेरियल्स मिल रहे हैं, सभी टॉपिक्स के मटेरियल मिल रहे हैं। तो इतना में रिजल्ट नहीं आएगा और फर्स्ट रैंक नहीं आएगा तो बेकार है। ज़रूर आएगा और आते भी हैं। हमने आपको एग्जांपल दिया आप वीडियो के शुरू में कि कितने लोग रिजल्ट लिए हैं। तो तुरंत ज्वाइन करें यदि आप इच्छुक हैं तो। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।